आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव। नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात चिकित्सा क्षेत्र की है। पूरे विश्व में नारी शक्ति, आधी आबादी और खासकर बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने आधी आबादी को जो अधिकार दिया है वो तो है, पर क्या चिकित्सा के क्षेत्र में इन महिलाओं का, और वो भी तब जबकि इस क्षेत्र की बहू हो। ऐसी एक बहू से आपका परिचय करवाते हैं, डॉक्टर शीला कुमार से। वो बताती हैं कि इस क्षेत्र में चुनौतियां तो काफ़ी हैं, पर उन्हें पसंद है। अलख बाबू का यह क्षेत्र जीवित किदवंती बन चुके डॉक्टर अलख बाबू उस वक्त इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पदार्पण किया था, जबकि यह क्षेत्र काला पानी का क्षेत्र कहा जाता था। पूर्ण अरण्य, पूर्णिया, काला पानी का यह क्षेत्र लोग आना नहीं चाहते थे, पर ये एक सेवा भाव का ही कमाल था कि डॉक्टर अलख निरंजन इस क्षेत्र में एक बार जो आए, गरीबों के दिल में बसे। लोग भगवान के बाद अगर किसी का स्थान देते थे, डॉक्टर अलख निरंजन का। उसी की प्रेरणाओं से लबरेज डॉक्टर शीला कुमार चिकित्सा के क्षेत्र में आई, मगर शुरुआती दौर में चंद बिचौलियों ने उन्हें नाहक परेशान किया। हालांकि वो आहत हैं, फिर भी वो बताती हैं, नहीं, गरीबों की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। आज भले ही चिकित्सा क्षेत्र सेवा के भाव से बदलकर व्यापार में बदला है, मगर डॉक्टर शीला बताती हैं कि उनके मन में सेवा का भाव आज भी जिंदा है। वो चाहती हैं कि इस क्षेत्र में लोगों का सेवा वो अधिक से अधिक कर सकें। उनकी माने तो उनके लिए पैसा कोई महत्व रखता नहीं है। हाँ, आत्मसंतुष्टि बड़ी चीज़ है। अगर किसी मरीज के दिल को वो जीत लेते हैं, क्या वो मरीज अगर उसको दुआ देती हैं, तो फिर आत्मसंतुष्टि के सहारे वो जी सकती है। देखिए, काफ़ी बार, कई बार लोगों ने इस महिला चिकित्सक समाज की बहू को दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो तन मन धन से एक अस्पताल चला रही हैं, सेवा कर रही हैं। उन्हीं के जवानी सुने कि क्या हुआ उनके साथ। क्या उनके प्रेरणा से कुछ सीख लेकर के जीवन में उतारने का भी प्रयास करती हैं? बिल्कुल कोशिश करते हैं कि यहाँ हमारे फॉरबिसगंज में या आसपास के इलाके में बहुत दूर दूर से हमारे पास पेशेंट आते हैं, और कोशिश हम लोगों की तरफ से यही रहती है कि वो पेशेंट को हम अपने अंतरात्मा से चाहते हैं कि वो सही होकर के जाए। वो हमें पैसे, दो पैसे कम ही दे, उसकी हमें इतनी इच्छा नहीं होती जितनी कि हम ये चाहते हैं कि वो खुश होकर के और हमको दुआ दे के जाए कि मैडम के यहाँ हम आए हैं तो मेरा इलाज सही से हो गया। उसके लिए मेरे हस्बैंड ने ये हॉस्पिटल बनवा दिया, हर सुविधा का मेरा ख्याल रखा कि चलो मैडम को कोई दिक्कत ना हो पेशेंट का इलाज करने में, देखने में। और उसी हिसाब से हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से हर पेशेंट अच्छे से ठीक होकर के जाए और हमको दुआ दे के जाए और मेरा भी नाम ले कि मैडम के यहाँ हम गए, मेरा ऐसा ऐसा सीरियस कंडीशन था, फिर भी उनके यहाँ हम जा कर के अच्छे से सही होकर के हम लौटे हैं, और वो अपने इलाके में मेरा नाम ले। हम लोग बस इतना ही चाहते हैं। और शुरुआत में जैसे कहीं हम यहाँ पर आए थे तो देखे थे कि हर नर्सिंग होम में रात्रि सेवा बंद रहता था। तो स्टार्टिंग में हम आए तो मेरे को ये चीज़ थोड़ा ख़राब लगता था कि डिलीवरी का टाइम तो न दिन होता है न रात होता है। आखिर पेशेंट को रात में लेबर पेन होगा तो वो जाएगी कहाँ। तो हमने रात्रि सेवा शुरू किया। सबसे पहला मेरा नाम होगा यहाँ पर कि हमने रात्रि सेवा यहाँ शुरू किया, और रात में भी हमने पेशेंट देखना शुरू किया। पहले मेरा घर था यहाँ से 1 किलोमीटर दूर संचिति भवन में। वहाँ से हम रात के 2 बजे 3 बजे अकेले हम गाड़ी ड्राइव करके रेलवे क्रॉसिंग पार करके हम अपने नर्सिंग होम आए। रात में हमको स्टाफ फ़ोन किया कि मैडम फलाने पेशेंट का शॉक में जा रही है, बीपी लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। हम दौड़ के आते थे यहाँ पर, गाड़ी खुद से चला करके अकेले।
उस टाइम में मेरे हस्बैंड अगर बाहर होते थे तो वो जब रहते थे तब तो हम आ जाते थे उनके साथ में। अकेले अगर रहते थे, अकेले गाड़ी ड्राइव करके आते थे और उस पेशेंट को जितना तक कोशिश होता था हम करते थे और वो पेशेंट ठीक होके भी यहाँ से जाती थी। तो ये सब चीज़ मेरे को एक संतुष्टि देता है। ये नहीं कि हाँ हम पैसे कमाने के लिए जाएंगे तो मेरे को इतना पैसा हो जाए, ये नहीं, मेरे आत्मा को संतुष्टि होता है कि हमने उसके लिए ये काम किया। ईगो सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपको लगा होगा कि इस क्षेत्र के लोग काफ़ी भोले भाले हैं, बहुत भोले भाले हैं। लेकिन इसके आड़ में राहत है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है थोड़ा, लेकिन फिर भी हम अपना अंतरात्मा को मनाते हैं कि चलो हमारे 100 पेशेंट में एक पेशेंट मेरे हाथ से गड़बड़ हुआ, 99 पेशेंट तो मेरे को दुआ दे रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं। अब ये तो ऊंच नीच हर जगह होता है, तो हमारे पेशे में भी होता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है। और मेरे को लगता है कि जितने भी MBBS डॉक्टर एक पढ़ करके आते हैं, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल वो एक पढ़ाई करके आते हैं। जैसे सैनिक में लोग जाते हैं तो सैनिक में देश सेवा की भावना उनके मन में होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है देश सेवा की। वैसे ही एक डॉक्टर को भी ट्रेनिंग दी जाती है मानव सेवा, मानव का इलाज करने का, और वो अपने इलाज से दूसरे रास्ते पे नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ बिचौलिए हैं जो पैसे ऐंठने का काम करते हैं, या फिर कुछ जो ये फॉल्स जो भी होता है, क्वैक वगैरह होते हैं, वो लोग उल्टा सीधा पढ़ा करके पैसा ऐंठते हैं और कुछ से कुछ टेढ़ा मेढ़ा इलाज करके पेशेंट लास्ट में हमारे पास आती है तो हम लोग देखते हैं। लेकिन ये सब चीज़ देख करके तो दुख होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को तो लगाम लगानी चाहिए। क्या डॉक्टरों का ये धर्म नहीं है कि अगर इस तरह की घटनाएं घटती है, एक्सटॉर्शन की बात होती है, शोषण की बात होती है, मानसिक रूप से डॉक्टर जो भगवान के रूप हैं उनको पीड़ित करने की, आहत करने की साजिश होती है, तो कानून जब सरकार ने इतना स्ट्रांग बना रखा है तो आप कानून के पास क्यों नहीं जाते? कानून के पास नहीं जाने का बहुत सा कारण है। एक तो हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, कुछ उस पक्ष के भी लोग आते हैं जो हमारे ही घर के लोग होते हैं, कुछ हमारे पक्ष के लोग होते हैं वो भी हमारे ही घर के लोग हैं। तो एक मिलजुल करके एक फैसला ले लिया जाता है कि भाई तुम्हारा जो चीज़ नुकसान हुआ है वो तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुमको जिससे संतुष्टि हो रही है तो वही तुम ले लो, संतुष्ट रहो। यही हम लोगों को लास्ट में करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को कानून के पास जाना चाहिए। ये एक हमारे IMA की तरफ से या भाषा की तरफ से ये एक ठोस कदम उठाना चाहिए। हमारे सब डॉक्टर को एक मिल करके रहना चाहिए। ये हमारी तरफ से हर डॉक्टर से गुजारिश है कि IMA का एक संगठन तैयार हो। जितने भी यहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं उनको अपनी एक मजबूती अंदर से आनी चाहिए और वो कॉन्फिडेंस लेकर के सीरियस पेशेंट को देखे, और जितने भी बिचौलिए हैं उनकी मनोभावना, उनके मतलब जो बल है उनको एकदम गिराना है हमें। ये हमें एक संगठन तैयार करना चाहिए सारे डॉक्टर को मिलकर के। आप बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, आपकी बातों को सुनकर लगता है काहे कि वर्तमान हाँ, सहमत है। पैथोलॉजी के अलावे भी यहाँ डॉक्टर के इशारे पे बहुत चीज़ चलता है। जैसे प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहा है, उसमें भी डॉक्टर का बोर्ड लगा हुआ है। बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम है, डॉक्टर का बोर्ड लगा है, डॉक्टर कभी आते नहीं है, ना दिखते हैं, ना हम उनको जानते हैं कि ये कौन से डॉक्टर हैं, लेकिन उस डॉक्टर के नाम पर वहाँ ऑपरेशन तक होता है, ये भी हम लोग जान रहे हैं। पैथोलॉजी तो चलो जो BMLT वगैरह किए हुए हैं उनको हम लोग जान रहे हैं, तो 1-2 पैथोलॉजी पर हमें भरोसा करना पड़ता है। तो अब कौन सा पैथोलॉजी यहाँ पर फॉल्स है नहीं है ये भी हमें पता नहीं होता है। अब पेशेंट जाते हैं कहीं भी अपना जांच करा के आ जाते हैं, हम कहते हैं भाई कहीं भी कराओ लेकिन रिपोर्ट तुम्हारा सही होना चाहिए। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ कोई पैथोलॉजिस्ट है ही नहीं फॉरबिसगंज में। पैथोलॉजी के अलावे मेडिसिन की बात भी आती है, जो आप प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, उसके बदले में निम्न स्तर के जेनरिक दवाएं और भी कोई जिसमें ज़्यादा मुनाफा वो दिए जाते हैं। ये बात अलग है कि आपके यहाँ उसको चेक किया जाता होगा, लेकिन अधिकांश चिकित्सकों के यहाँ जो पुर्जों पर अच्छी क्वालिटी की दवाएं लिखी जाती है, लेकिन जब दवा दुकानदार के पास वो जाता है तो उसको कैसी दवा दी जाती है ये शायद आपसे छुपा नहीं। इसके बारे में कुछ अनुभव बताएं। ये बात तो है कि दवा के बदले में बहुत कुछ इधर उधर जा कर के कुछ ले लेते हैं लोग, और बाद में हमें आकर के दिखाते हैं कि मैडम आप ये दवाई लिखी थी और हमें ये दवाई फलाने जगह दिया गया।
ये बात भी बिल्कुल गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दवाई तो कम से कम पेशेंट को अगर 2 दवाई भी लिख के देते हैं, तो उनको लगता है कि ये 2 दवाई ही मेरा एक अमृत हो गया, हम ठीक हो जाएँगे इससे। और उसके बदले में अगर कोई दूसरा दवाई दे देते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी हमारे आईएमए को या फिर ड्रग जो भी हैं इसके संगठन के लोग, इसमें आगे आकर के इनको सही करना चाहिए। ये सब भी बहुत गलत बात है हमारे समाज में। ड्रग कंट्रोलर के द्वारा हाल ही में नशीली दवाओं जिस पर कि प्रिस्क्रिप्शन ऐसे दवा है वो कुछ दुकानों में बेची जाती है। अभी हाल ही में एक दुकान पुलिस ने सील किया था। लेकिन कहा जाता है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसके रिपोर्ट के आधार पर पुनः वो दुकान खोल दी गई। ठीक है, खैर खोल दिया गया, विभागीय मामला है। लेकिन बीइंग चिकित्सक, डॉक्टर, क्या आप नशीली दवाओं के व्यापार पर रोक लगाना चाहते हैं? ऐसी कोई मंशा हो तो बोले। हाँ, बिल्कुल रोक लगाना चाहते हैं। बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का नहीं देना चाहिए नशीली दवाई ऐसा। ये तो जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनको उनके देख-रेख में ही ये चीज़ होना चाहिए। हमारे यहाँ भी अपनी दवा की दुकान है, तो हम जो लिखते हैं हम तो कहते हैं कि भई यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से ले लो या कहीं और मिलेगा तो हमको आकर के दिखा लेना। अगर उसी से संबंधित दवा होता है तो हम उनको कह देते हैं कि ये दवाई खा सकते हो। अधिकार रखते हैं। लोगों का आरोप है ऐसा, मैं नहीं कहता। ये हमारी तरफ से इंडिया न्यूज़ लाइव की तरफ लोगों का आरोप है कि डॉक्टरी पेशा के साथ साथ जांच और दवाइयाँ वो एक ही कैंपस में मिलता है। क्या ये तरीका सही है? बिल्कुल सही है। अगर एक मरीज आता है, उसके परिवार के लोग आते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए इधर-उधर ना भटकें, हम डॉक्टर के पास जाएँ, वहाँ मेरा सब काम हो जाए जल्द में। जल्द से जल्द दूर-दूर से आते हैं, वो सुबह आते हैं, बेचारे शाम हो जाता है उनको जाने में। तो दवाई के लिए वो हज़ार जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह जाकर के डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, बगल में दवा का दुकान है, वहाँ से ले लिए। तो इसलिए ये सुविधा एक देते हैं। आप सुविधा की बात करते हैं और वो बढ़ावा नहीं है कि सभी सामान एक ही जगह, एक ही मॉल में मिलेगा। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी डॉक्टर जो कर रहे हैं कि एक ही जगह दे देंगे, तो ये मॉल संस्कृति को बढ़ावा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो सुविधा वाली बात है। मॉल संस्कृति भी कोई खराब चीज़ थोड़ी है। वहाँ अगर जाते हैं कोई तो एक जगह अगर सारी चीज़ मिल जाती है तो इसमें क्या बुराई है?